स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बढ़ते हैं दिल्ली से खबर सामने आ रही। विधानसभा में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। दिल्ली से यह खबर सीएजी रिपोर्ट को लेकर सामने आ रही। विधानसभा में पेश की जाएगी, दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट। 25 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। 27 फरवरी को सीएजी रिपोर्ट पर जो है वो चर्चा होगी और चुनाव के बाद भी बीजेपी केजरीवाल पर सख्त नजर आ रही है। तो ये जानकारी आपको बताते चले सीएजी रिपोर्ट को। जिस तरीके से जो जानकारी है, माहौल इन दिनों गर्म है, वैसे ही एक बार फिर से जो है ये जानकारी निकल के सामने आ रही जब पेश किया जाएगा। और बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल करती रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, अब सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो मुद्दा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में अगर हम बात करें, अब विधानसभा में पेश किए जाएंगे, जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या कुछ हलचल है? दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से लगातार कई मोर्चों पर एक्टिव नजर आ रही। जहां सड़क की मरम्मत की बात हो, यमुना की सफाई की बात हो, प्रदूषण नियंत्रण की बात हो, या महिलाओं की जो 25% समान राशि की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर लगातार काम कर रही। इसके अलावा जिस तरह से जो है दिल्ली विधानसभा का सत्र, जो विशेष सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान हम जो है 14 सीएजी की जो रिपोर्ट थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस 14 सीएजी की रिपोर्ट को दबाए रखा था, उसे हम जो सदन के पटल पर लाएंगे। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें जो है और बढ़ने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से पहले ही विजय गुप्ता का नाम प्रस्तावित कर रखा था, और अभी कल जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नहीं किया गया था, तो अब जब विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो है अरविंदर सिंह लवली, वो तमाम विधायकों को, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री समेत जितने भी विधायक हैं 70 विधायकों को जो है। स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें, पहली कैबिनेट की जब मीटिंग हुई और इसमें जो चुनाव के दौरान बात करें, जिस तरीके से एक तरफ कैग की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी और केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का वायदा किया गया था, उसको लेकर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये नहीं हुआ और जो कि बीजेपी सरकार वादा करती है वो ना करके किसी और काम में लगी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी जो है पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की बात कर, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है दिल्ली के चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में जो महिलाओं को 25% समान राशि की बात कही गई थी उसे लागू करेंगे। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार कैबिनेट की पहली बैठक हुई, लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र में लिखा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो अपने 2,500 का प्रतिमाह देने की बात कही थी, उस पर कब कार्रवाई होगी। और इस क्रम में जब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की उनके आवाज पर गई थी, तो वहां पर जो भाजपा के सूत्रों से खबर मिली है कि इस योजना को लेकर भी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति जता दी है। अब उम्मीद की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से खबर मिली है कि 8 मार्च को प्रधानमंत्री के माध्यम से इस योजना की शुभारंभ दिल्ली में की जा सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, लाडली बहन, इन तमाम नामों से इस तरह की योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर लागू कर चुकी है। तो अब जो है जिस तरह से लगातार विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, खासकर जिस तरह से मैंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी लगातार जो है भाजपा की सरकार पर निशाने कसमी वादा खिलाफी का
ठीक है। स्नेह कमल, जिस तरीके से देखें रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर पहले भी बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर रही है, और लेकिन कहीं ना कहीं राहत तब रही क्योंकि सरकार थी आम आदमी पार्टी की। अब तो सत्ता भी पलट चुकी है और तत्कालीन सरकार को कोर्ट से भी इसके लिए फटकार लगी थी। आगामी दिनों में बात करें, आम आदमी पार्टी को कितनी मुश्किलों का सामना, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसके चलते? 14 सीएजी की रिपोर्टें हैं, उसमें कई रिपोर्ट ऐसी हैं हाँ, पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। एक रिपोर्ट जिसमें जो कुछ अस्पतालों के या कुछ जो निर्माण हुए थे, हाँ, उनको लेकर इसमें 2300 करोड़ से 2300 करोड़ से घोटाले की बात है, या उसमें दिक्कतों की प्रारंभिक लागत बताई गई। तो उसके बाद जब निर्माण खत्म हुआ तो उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट थी और पूरा निर्माण कार्य होने के बाद उसमें अंतर जो था लगभग 2300 करोड़ रुपए का था। उसके अलावा कई रिपोर्टें ऐसी है जो बसों की खरीद को लेकर है, अन्य योजनाओं को लेकर है। तो सभी योजनाओं को लेकर जो 14 जो है कंट्रोलर जनरल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परिषद सीएजी की रिपोर्ट थी। उसको नियमानुसार जो हर सरकार सीएजी की रिपोर्टों को जो है चाहे केंद्र सरकार और संसद के पटल पर प्रदेश की सरकारें जो विधानसभा में पटल रखती है, लेकिन 14 सीएजी की रिपोर्ट को अभी जो आम आदमी पार्टी ने दबाए रखा, ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उसको लेकर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम विधानसभा के सब सदस्य ही जो है हम इन रिपोर्टों के सदन को पकड़ रहेंगे, क्योंकि जिस दिन मतगणना हुई थी 8 फरवरी को, याद रखना होगा हमें, 8 फरवरी को मतगणना के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल होती है, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाता है, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भी इसने पहले संबोधन यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी भ्रष्टाचारी उन्हें अपना हिसाब देना होगा। हम एक एक पाई की जनता के कमाई के पैसे जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उसका हम हिसाब लेंगे। और जो सीएजी की रिपोर्ट है हम पहले ही विधानसभा में जाएगी उस सत्र में जो है सीएजी की रिपोर्ट, टैक्स की रिपोर्ट रखेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते जिस तरह से जो है घोटालों की बात कही गई है रिपोर्ट में या पैसे के अंतर की बात कही गई है, ये ऐसी रिपोर्टें हैं जो आने वाले समय में आने वाली है। ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही। जहां एक तरफ बीजेपी सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सरकार बीजेपी की ओर से किए गए चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र से खबर सामने आ रही, जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा यहां फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, उदाहरण की बात करें, तो बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं जिम्मेदार सोनभद्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें निकल के सामने आई है। और वही जो सुविधाएं सरकार के तरफ से जो मुहैया कराई जाती है, बावजूद इसके ये नजारा देख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कन्हैया लाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। कन्हैया, क्या कुछ है पूरा मामला? यहाँ एक बुजुर्ग को ठेले पर लेकर जाया जा रहा है अस्पताल। जी, आपको बता दें कि ये सोनभद्र में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं बिल्कुल ही दुरुस्त और चरमरा चुकी हैं। और जब उन लोगों से फोन लाइन पे बात हुई जो लेकर जा रहे थे ठेले पे मरीज को, जी, उनका कहना था कि एम्बुलेंस को फोन किया गया था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तो उस व्यक्ति को देखा गया कि नाजुक हालत है, तो उसको ठेले के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, एक तरफ सरकार दावे करती है जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको हर सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं हम देखें स्वास्थ्य विभाग पर ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जी, आपको बता दें कि सोनभद्र में लगातार ऐसे वीडियो कई वायरल हो चुके हैं जो मामले पर कभी जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। अभी इस मामले पर जिलाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन हालांकि कहा जाए तो ये आदिवासी बाहुल इलाका है, जहाँ जो असहाय, जहाँ काफी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, तो एम्बुलेंस काफी घंटों के बाद पहुंचती है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है।
लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पहले भी इस तरह के वीडियोस सामने आ चुके हैं और अब ये इंसानियत को मरमाहत कर देने वाला नजारा। बुजुर्ग ठेले पर लेटा हुआ है, असुविधा के चलते ठेले पर ले जाया जा रहा है अस्पताल, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जान से खिलवाड़ होने का यह किस्सा बताया जा रहा है। अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो है, दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन इसका जायजा लेने वाला कोई नहीं है। केवल मुंह से ही जो लीपापोती की जाती है, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा इसकी? ऐसे में कहा जाए, जब सीएमओ को फोन किया गया तो फोन लाइन पे उन्होंने बात तो नहीं किया, हालांकि लेकिन हाँ। इससे साफ तौर तो देखा जाए तो इस स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जो अगर एक्सीडेंट भी होते हैं तो वहाँ आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही एम्बुलेंस पहुंचती है। ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल सोनभद्र में लगातार ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाती है जहाँ ये व्यवस्था में यहाँ के अधिकारी निष्क्रिय देखने को मिलते हैं हमेशा की तरह। लेकिन इस बार जो मनौता शर्मसार हुआ है, जो ठेले पे बुजुर्ग को ले जाया जा रहा है अस्पताल, तो इससे साफ तौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो ब्रजेश जो पाठक जी जो मुख्यमंत्री है, उनका दावा है कि नहीं स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही हमारा सही चल रहा है, लेकिन सोनभद्र में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जो वीडियो सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं जो पूरी दावे जो सरकार की तरफ से पूरा दावा किया जा रहा है, सब पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार इस पर मौन क्यों है? जब इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो बार बार ये जो वारदात है, घटना है, इसको रिपीट क्यों किया जाता है? जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? क्या किसी ने कभी पहले इसकी कंप्लेंट की है? पहले एक बार इसकी जब वायरल हुई थी वीडियो, तो पहले जिला अधिकारी चंद्रविजय सिंह थे, तो उन्होंने कार्रवाई किया था। और इस बार जो वीडियो वायरल हुई, अभी जिला अधिकारी को फोन भी किया गया, लेकिन हमारे सोनभद्र में आज प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल जी का दौरा था, इसमें उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं इस बारे में। मतलब हर कोई चुप है। ठीक है। जिस तरीके से अब वायरल वीडियो सामने आया, क्या अब इसके बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से? हालांकि इस बारे में मंत्री जी से भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच करवाते हैं और इसकी जांच जिले अधिकारी के माध्यम से की जाए। यानी कि केवल लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम चीजों को लेकर, जनता की सुविधा को लेकर जो है सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहाँ पूरा कुछ फेल नजर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो सरकारी दावे हैं, सुविधाएं हैं, क्या ये वाकई में वो सुविधाएं गरीबों तक पहुंच रहा है, या फिर इसमें कोई और है जो उन योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहा है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंचती है, और ये सरकार पर बड़े सवाल खड़े करती है। और यही ये तस्वीरें काफी मरमाहत कर देने वाली है, जो ठेले पर लेकर जो है बुजुर्ग को जा रहे हैं। बढ़ते आगे, एटा से खबर सामने आ रही, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक ही थाना क्षेत्र में 2 जगह भीषण सड़क हादसा हो गया है। तो एटा से यह खबर सामने आ रही है, श्रद्धालु सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं सूचना जब पुलिस प्रशासन को दी गई तो मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए। वहीं घायलों को, जो भी लोग इसमें घायल हुए, सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कार सवार श्रद्धालु देहरादून से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। तो एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो कार है वो पलटी हुई नजर आ रही है और कार अनियंत्रित होकर कंटेनर में जा घुसी है। जानकारी आपको बताते चले, कार सवार बताया जा रहा है जो श्रद्धालु थे वो देहरादून से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। तो पूरा थाना मलवानी, सेंथरी और मधुपुरा हाईवे का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नियम 310 के तहत सदन में चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नियम 310 की जगह पर नियम 58 के तहत ग्रहिता पर सदस्यों को सुना। और इस विषय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। सैकड़ों विद्यालय जो है वो बंद हो चुके हैं। तमाम विद्यालय एकल विद्यालय के रूप में चल रहे
रहे हैं और तमाम स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, प्रधानाचार्य नहीं है। कई जगहों पर गेस्ट टीचर जो तैनात है उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है, जबकि वह ओवरएज हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे और पूरी तैयारी से सदन में नहीं आते। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस विधायकों ने सदन में सवाल उठाए। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा बजट सत्र के दौरान सवाल किए गए और साथ ही मंत्रियों पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री इसको लेकर संतुष्टिजनक जो जवाब है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है साफ तौर पर। और अजय पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से हम देखें प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहा है और एक बार फिर जब विधानसभा का सत्र जारी है, इस दौरान भी सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस विधायकों की तरफ से। देखिए, जो ही विधानसभा में जब प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायक मंत्रियों से सवाल करते हैं। उनसे संबंधित जो विभाग है उनसे तमाम जब सवाल करते हैं तो मंत्री उसका जब जवाब देते हैं तो अगर विधायक संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जाहिर है कि वो उनकी आलोचना करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर के जब शिक्षा मंत्री से विपक्ष की ओर से सवाल पूछे गए तो उस दौरान तमाम ऐसे विषय उठाए गए जहां पर शिक्षा मंत्री समझाते रहे, लेकिन विपक्ष के लोग ये कहते रहे कि शिक्षा मंत्री पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। हालांकि प्रदेश के अन्य विभागों को लेकर के भी कई मंत्रियों को लेकर के विपक्ष ने कुछ इसी तरह की बात कही है। देखिए, जहां तक शिक्षा विभाग की बात है तो ये जो बड़ा सवाल यहाँ पर उठ करके आया है, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से बदहाल हो रही है और सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे स्कूल हैं जो अब बंद होने की कगार पर हैं और कई ऐसे स्कूल हैं जो जहां पर 10 छात्र भी नहीं है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में वहां के छात्रों को भी दूसरे स्कूल में भेज करके उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम देखें शिक्षा को लेकर न सिर्फ विधानसभा बजट सत्र बल्कि इसके पहले भी विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और अब जब विधानसभा का बजट सत्र जारी है इस दौरान भी ये कहा गया है कि जो स्कूल है वहां प्रधानाचार्य नहीं है, जो गेस्ट टीचर है उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा है नियमित रूप से, मतलब ओवरएज हो रहे हैं। तो कई तरह की ये बदलाव की बात भी जो है खुलकर वो सरकार की तरफ से सामने नहीं आ रहे और लगातार इसको लेकर कभी छात्रों का तो कभी विपक्ष का तमाम लोग इसको लेकर प्रदर्शन या विरोध करते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो ही जहां तक गेस्ट टीचर की बात है, सरकार की ओर से बार बार यही कहा जाता है कि समय समय पर उनको नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और जब उनको नियमित नहीं किया जाएगा तो जाहिर है कि ओवरएज हो जाएंगे, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी तो वो कैसे नौकरी पाएंगे, ये सवाल जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनको लेकर के नए सिरे से यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे कि वहाँ छात्र संख्या ज्यादा हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में स्थिति अच्छे बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए जहाँ तमाम जो छात्र हैं वो आए, उनके अभिभावक संतुष्ट हों और अपने बच्चों को वहाँ पर भेजें। लेकिन देखिए, पहाड़ की जो स्थितियां हैं थोड़ी अलग हैं और जब कई जगहों पर बच्चों की संख्या कम है तो उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है और उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है और ऐसे में जो अभिभावक हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री की बात करें या शिक्षा महानिदेशक की बात करें, वो सभी लोग अपने अपने स्तर से इस बात को लेकर के मान रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि उनके तरफ से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था यहाँ उत्तराखंड में देने की पूरी तरह से कवायद की जा रही है। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम देखें, जैसा कि आपने भी बताया कि विपक्ष लगातार वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं है, यानी कि क्या सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब जो विपक्ष है उन्हें नहीं मिला है? देखिए, जो ही जब प्रश्नकाल होता है तो प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के भी विधायक और विपक्ष के भी विधायक संबंधित विभागों के मंत्रियों से सवाल करते हैं, उनको घेरने का प्रयास करते हैं और उसी कड़ी में आज जब विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री से तमाम सवाल किए और कई महत्वपूर्ण विषय उठाए तो वहां पर जो
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जवाब भी दिया और उनको संतुष्ट करने का प्रयास भी किया और ये बताया कि उनके तरफ से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाया जाए और जो एकल विद्यालय हैं उनके जगह पर उनको और व्यवस्थित तरीके से ऐसा किया जाए कि काफी संख्या में बच्चे वहां पर आए और अभिभावक भी संतुष्ट हों, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। लेकिन विपक्ष की ओर से मंत्री के सवालों पर नाराजगी भी जताई गई और ये कहा गया कि मंत्री जो जवाब दे रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। तमाम इस तरह की चीजें यहाँ पर आई है। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान और भी तमाम विभाग रहे हैं जो ही जहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मंत्रियों से सवाल करते रहे हैं और हर बार ये देखने को मिलता है कि कई मंत्री जवाब देने में अटक जाते हैं और वहीं पर विधायक जो है वो मंत्रियों को घेरने का काम करते हैं और ये नसीहत उनको बार बार देने का प्रयास भी करते हैं कि मंत्री जब सदन में आए, सत्र चले तो उस दौरान पूरी तैयारी के साथ आए और जो संबंधित विषय रहते हैं, जो सवाल रहते हैं, उनका उत्तर भी व्यवस्थित तरीके से दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार विधानसभा में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार और एक दूसरे के प्रश्नकाल के दौरान जवाब भी देते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसको लेकर लगातार पहले भी विरोध होते रहे हैं, आम जनता भी विरोध करती रही, छात्र भी विरोध करते हुए। तो इस बार देखना होगा क्या वाकई में इसका कुछ सोल्यूशन मिल पाता है, लोगों को इसका समाधान मिल पाता है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेगी। देखिए, नियम 58 में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी थी, जिसे माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 में स्वीकार किया। हमने पहाड़ के ही नहीं पूरे प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं, ये हमारे जो हमने आंकड़ों के साथ सदन में अपनी बात को रखा है। आज सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, एकल विद्यालय चल रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है और जो गेस्ट टीचर हैं जो कई वर्षों से जो ओवरेज हो चुके हैं, आयुष्मान पार कर चुके हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। कई मुद्दों पर हमने आज चर्चा की है और हम आज भी कहना चाहते हैं कि सदन में जो हमारे प्रश्न होते हैं उसका सही जवाब माननीय मंत्री का देने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए, नियम 58 में हमारे सभी माननीय सदस्यों ने नियम 310 के अंतर्गत हमने सूचना दी थी। आगे बीते 20 तारीख को मंगलौर के झपीरा निवासी अंकित की हत्या का खुलासा आज मंगलौर कोतवाली में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या में कुल 5 आरोपी शामिल थे, जिनमें 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी के 2 आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू बरामद किए हैं और इस हत्या के लिए 4 लोगों को 4 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई है, जिसके एडवांस के तौर पर 40,000 रुपए हत्यारों को दे दिए गए, जिसके चलते अंकित को नशा कराकर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस अधिकारी ने हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बदले 5,000 रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। 20 फरवरी को मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में झबीरण के पास में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, जो चाकुओं से काफी गोदी गई थी। उसमें चाकुओं के काफी सारे निशान थे। तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का था। पुलिस ने तत्काल मृतक के फादर की ओर से, सस्पाल की ओर से मुकदमा इसमें पंजीकृत किया था और जो भी सारे वेयरअबाउट्स और बैकपैक करते हुए हम लोगों के द्वारा 2 दिन के अंदर इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य साजिश करता है संजय सैनी, उसके साथ 2 अन्य लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी 2 लोग फरार चल रहे हैं। इसका घटनाक्रम में ये जो मृतक है अंकित, ये जून माह में कपिल सैनी हत्याकांड में ये जेल गया था और वहाँ से जब ये छूट के नवंबर में आया था, उसके बाद से जो संजय सैनी है, जो कपिल सैनी का फादर है, उसके मन में लगातार इससे बदला लेने की भावना थी। उसके द्वारा अपने गांव के ही जो नवयुवक। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़।